बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं दुष्यंत आपके समक्ष उपस्थित हो चुका हूं आज की आपकी क्लास को लेकर। तो प्यारे बच्चों, आज आपकी क्लास होने वाली है हिस्ट्री की। एंशिएंट हिस्ट्री आपका लगभग खत्म होने को जा रहा है। बस आपका बचा है अब गुप्त काल, और गुप्तोत्तर काल को हम पढ़ने के बाद में आपका हिस्ट्री को, एंशिएंट हिस्ट्री को पूरी तरीके से बिल्कुल जीरो से लेके हीरो लेवल तक खत्म कर चुके होंगे। और एक बहुत ही अच्छी क्लासेस आपको पूरे एंशिएंट हिस्ट्री की आपको मिल चुकी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद में मैं आपके लिए मिडिवल, उसके बाद में मॉडर्न, ऐसे ही इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करता रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो आपका मैं टॉपिक होने वाला है, जो आज आपकी क्लास होने वाली है, आज जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो मौर्योत्तर काल के विदेशी राजवंश होने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको मौर्योत्तर काल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूं, जिसमें आपका शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश और संगम वंश हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि मौर्योत्तर काल में हमें दो स्थितियां देखने को मिलती हैं। जो मौर्योत्तर काल है, जो मौर्यों के बाद का जो शासन रहा है, जो भारत की स्थिति रही है, राजनीतिक जो स्थिति रही है, उसमें हमको देखने के लिए दो चीजें मिलती हैं। एक भारतीय राजाओं का शासन, एक आपका विदेशी राजवंशों का शासन, एक आपका विदेशी राजवंशों का शासन। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने भारतीय राजवंशों का शासन पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका सातवाहन हो गया, शुंग वंश हो गया, कण्व वंश हो गया, इनको हम खत्म कर चुके हैं। और एक बहुत ही सेपरेट तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैंने ये चीजें कवर कराई हैं। अब जो हमारा आगे जो चलने वाला है, अब हम पढ़ेंगे आपके हिंद यवन शासक, शक शासक, आपके पहलव शासक, आपके कुषाण शासक। अब ये जो चार शासक हैं, इनको हमको पढ़ना है। इन्होंने आखिर भारत में अपनी सत्ता किस तरीके से स्थापित की, क्या कारण रहे कि विदेशी राजवंश भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर पाए। क्योंकि आपका मौर्य के बाद में ऐसा तो नहीं है कि भारत का राजवंश ही खत्म हो गया, राजवंश तो तब भी था, पर लेकिन वो क्या कारण क्या बने जिनके कारण विदेशी राजवंश भारत में आकर अपनी सत्ता स्थापित कर पाए। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको कुछ नहीं लिखाऊंगा, कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है। केवल और केवल बहुत अच्छे तरीके से मन को शांत करके, दिमाग को कंसंट्रेट करके चीजों को समझना है। आज केवल आपको समझना है और सीखना है। लिखने की कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर तरीके से आज आपको समझाने वाला हूं। और जितने भी बच्चे चैनल को नया विजिट कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि यदि चैनल को नए बच्चे विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में जाती रहे, आपकी तैयारी एक बहुत अच्छी दिशा में बढ़ती रहे, आपको अच्छी अच्छी वीडियोस ऐसे ही मिलती रहे, उनका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचता रहे। जैसे ही वीडियो पब्लिश हो, सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसलिए आप पास वाले बेल आइकन को भी आप क्या कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, अपनी संख्या को बढ़ाएंगे ज्यादा से ज्यादा, जहां तक आपसे हो सकता है। बार बार नहीं कहूंगा इस बात को, आपसे कहना चाहूंगा एक ही बार में, क्योंकि बीच में क्लास में डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सर, जहां तक आपसे हो सकता है, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है जिसके आपको कोई जवाब नहीं है। बहुत सुंदर तरीके से आपको आज हिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आखिर विदेशी राजवंश कैसे भारत में आए। तो आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां तक व्हाट्सएप, जहां तक आपसे हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। यदि आपको कोई डाउट रहता है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो मैं आपके लिए हर समय अवेलेबल हूं। आप 24 घंटा किसी भी टाइम कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट को जरूर पढ़ूंगा और उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। एक संतुष्टि पूर्वक आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए करते हैं आज की क्लास का आगाज। एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अंदर जुनून पालते हुए एक बहुत सुंदर तरीके से आज की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर
मौर्योत्तर काल में जो विदेशी राजवंश हुए थे आखिर क्यों हुए थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा मौर्य काल एक अखंड भारत स्थापित किया गया था। कब? मौर्य काल के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखंड भारत की स्थापना करने की कोशिश की थी, और वो कोशिश नहीं थी, उसमें लगभग सफल हुए थे। उसमें लगभग सफल हुए थे। मौर्य में अगर जो मौर्य शासन में देखूं तो आपका अशोक के बाद में कोई भी प्रतापी राजा नहीं आए थे, जिस कारण आपका मौर्य वंश आपके पतन की ओर बढ़ता गया और लड़खड़ाता हुआ हमको नजर आता है आपका मौर्य वंश। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। तो जो मौर्योत्तर काल है मेरे प्यारे बच्चों, जो इसको हम पढ़ते हैं, ये जो काल है आपका 200 बीसी 200 बीसी के आसपास का ये बात है, 200 बीसी के आसपास का। तो मौर्योत्तर काल के विदेशी राजवंश, तो इस बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। इसको प्यारे बच्चे हम किस तरीके से पढ़ेंगे? दो तरीके से देखते हैं। इसको हम दो तरीके से देखते हैं। एक आपके विदेशी राजवंश क्या है मेरे प्यारे बच्चों? विदेशी राजवंश। और एक है आपके क्षेत्रीय राजवंश, सॉरी क्षेत्रीय राजवंश। यहां से थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे। जब आपका मौर्य साम्राज्य पूरी तरीके से लड़खड़ा गया था, पतन हो गया था मौर्य सामाजिक काल का, तो आपके क्षेत्रीय वंश, छोटे छोटे राजवंश अपने जगह पर उभरने लगे थे, अपने स्थान पर उभरने लगे थे। इन्हीं आपके क्षेत्रीय राजवंशों में हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे यहां से देखेंगे कि आपके क्षेत्रीय राजवंश कौन कौन से हुए थे आपके। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, आपके मौर्य के जो उत्तराधिकारी हुए थे वो हुए थे आपके सूंग। कौन हुए थे? सूंग वंश हुए थे, जिसकी स्थापना किसने की थी प्यारे बच्चों? पुष्यमित्र सूंग ने आपकी सूंग वंश की स्थापना की थी। उसके बाद में आए थे आपके कण्व वंश देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में हमको सातवाहन देखने के लिए मिलता है, सातवाहन देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में हमें उड़ीसा में चेंदी राजवंश देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में हमको आपका महाराष्ट्र के अंदर ही एक और आभीर राजवंश देखने के लिए मिलता है। इसके बाद और दक्षिण में चले जाते हैं तो दक्षिण में और हमको कौन कौन से मिलते हैं? आपका चेर मिलता है, आपका चोल मिलता है, आपका पांड्य मिलता है। ये राजवंश हमको देखने के लिए मिलते हैं। और आपका विष्णु कुंडिल राजवंश देखने के लिए मिलता है, आपका इक्ष्वाक वंश देखने के लिए मिलता है। तो ये आपके क्षेत्रीय राजवंश हुए थे, जो कहीं ना कहीं जो एक बड़ी शक्ति थी, जो एक मौर्य साम्राज्य था, उसके पतन के बाद में अपने अपने स्थान पर जो उभरने लगे थे, क्योंकि वहां से शासन डगमगाता हुआ नजर आया उनको, और वहां कोई प्रतापी शासक नहीं रहा। वहां ज्यादा जो मौर्य साम्राज्य था, तो मौर्य साम्राज्य की यहां तक पहुंच नहीं रही थी, सेना इतने अच्छे अपने चरम पे नहीं रही थी। तो इसलिए वहां की जो जनता थी, उनमें से ही निकल कर कुछ शासक उभरने लगे थे। ठीक है, तो सूंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, आभीर वंश, चोर, चेल, पांड्य। और यदि मैं बात करूं विदेशी राजवंशों में, यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों विदेशी राजवंश में, तो प्यारे बच्चों विदेशी राजवंश में किस किस को देखने के लिए हमें मिलता है? किसको पढ़ते हैं हम? सबसे पहले पढ़ते हैं हिंद यूनानी। किसको पढ़ते हैं? हिंद यूनानी शासकों में भी आपके दो शासक हुए थे। आपके एक यूक्रेटाइटिस वंश हुआ था और एक आपका डेमेट्रियस वंश हुआ था। कौन कौन से वंश हुए थे प्यारे बच्चों? एक यूक्रेटाइटिस वंश हुआ था, एक डेमेट्रियस वंश हुआ था। डेमेट्रियस वंश का आपका जो संस्थापक था वो डायोडोटस प्रथम था, जो डेमेट्रियस वंश का था। डेमेट्रियस वंश का संस्थापक कौन था? डायोडोटस प्रथम था। ठीक है, और जो आपका यूक्रेटाइटिस वंश का जो संस्थापक था वो यूक्रेटाइटिस था। ठीक है, और इसी डेमेट्राइटिस वंश का, इसको हम आगे बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, पूरी एक चीज
हर एक चीज को बहुत सुंदर तरीके से खोल के पढ़ाऊंगा। पर लेकिन आज आपको लिखना नहीं है, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, आज आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, केवल आज आपको समझना है और बस समझना है, बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो आगे चल के आपका जो डेमेट्रियस वंश हुआ था, इसी का एक प्रतापी राजा होता है, कौन? मिडनांडर। आपने नाम सुना होगा भारतीय इतिहास के अंदर, मिडनांडर। अब कहोगे सर आप हमें हिंद यूनानी शासकों को पढ़ने की जरूरत क्या है, क्यों पढ़ने की हमें इन्हें जरूरत है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, पहले अगर जो किसी विदेशी राजवंश के बारे में देखा जाता है, जो एकदम निश्चित रूप से जिनकी जानकारी मिलती है, वो हमें किसकी मिलती है? हिंद यूनानियों की ही मिलती है। क्योंकि इन्होंने अपने शासन काल में एक बहुत ही भारी मात्रा में सिक्के जारी किए थे, जिसमें आपके चांदी के सिक्के थे, सोने के सिक्के थे, तांबे के सिक्के थे। ये इन्होंने बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रचलित किए थे और इन सिक्कों के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता था कि ये किस राजवंश के हैं। तो यहां से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि किस विदेशी राजवंश के बारे में ये पता लगाया जा सकता है कि भारतीय इतिहास में कि ये राजवंश वो था। तो ये सिक्के के माध्यम से आपको पता लगाया जा सकता है। ये एक बहुत उच्च लेवल की परीक्षाओं के लिए बात हो गई, आपसे कभी यहां तक नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको जानकारी के लिए बस आज आपको फिर से कहना चाहूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। आज का कंसेप्ट, आज का फॉर्मूला ही ये है सर, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आज आपको केवल और केवल किसकी जरूरत है? आज आपको केवल और केवल समझने की जरूरत है। तो हिंद यूनानियों में आपके दो हो गए, यूक्रेटाइडिस और डेमेट्रियस। आगे चल के देखते हैं हम, आगे जो आते हैं आपके, फिर आते हैं आपके शक देखने को मिलते हैं, फिर आपके हमको देखने के मिलते हैं पहलव देखने के मिलते हैं, और फिर आपके मिलते हैं कौन? कुषाण। ये एक बहुत अच्छे और प्रतापी शासक रहे हैं, प्रतापी राजवंश रहा है कुषाण आपका, जिन्होंने भारत में आकर बहुत ज्यादा लंबे समय तक शासन किया था। बहुत अच्छे एक टाइम ड्यूरेशन तक इन्होंने शासन किया था। इनको हम एक बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी माध्यम से हमें पता चलता है इन्होंने बहुत सी, इनकी कला संस्कृति को देखते हैं तो गंधार शैली और मथुरा कला शैली, ये सब कुषाण के ही समय में जन्मी थी। ये सारी जो आपकी कला संस्कृति थी, ये कुषाणों के ही समय में जन्मी थी। इनको बहुत अच्छी तरीके से मैं डिस्क्राइब करूंगा आपको आगे आने वाली क्लासेस में। आपको बहुत सुंदर तरीके से हर एक चीज को हिंद यूनानी शासकों को पढ़ाऊंगा, शक शासकों को पढ़ाऊंगा, पहलव को पढ़ाऊंगा, कुषाणों को पढ़ाऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तो हो गई आपकी बेसिक सी जानकारी कि आपका विदेशी राजवंश में हिंद यूनानी में दो, यूक्रेटस और आपका डेमेट्रियस का संस्थापक आपका कौन था? डायोडोटस प्रथम था। ठीक है, शक शासक आए, पहलव आए और आपका कुषाण आए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा मैं आपको इंडिया के मैप के ऊपर लेके चलना चाहता हूं, जो उस टाइम का आपका भारत था। ठीक है, तो सबसे पहले जो समझेंगे हम, पहले तो मैं इन राजवंशों को आपको लोकेट करके दिखाना चाहता हूं। यहां से जान सकते हैं कि ये जो तीनों राजवंश हुए थे दक्षिण में, चेर, चोल, पांड्य, इनको कंबाइंड क्या बोला जाता था? संगम बोला जाता था। संगम वंश इनके लिए बोला जाता था, जो मैं आपको बहुत सुंदर तरीके से आपकी पिछली वीडियोस में आपको पढ़ा चुका हूं। यदि जिस बच्चे ने नहीं देखी है तो वह प्लेलिस्ट से जाकर पूरे हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को निकाले और वहां से सारी वीडियो को देखने की कोशिश करें। मैं आपको गारंटी देता हूं, विश्वास दिलाता हूं मेरे प्यारे बच्चों इस चीज का, कि आपको कभी हिस्ट्री में दिक्कत नहीं आने वाली है। हिस्ट्री के अंदर आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है प्यारे बच्चों। इस तरीके से मैंने कंटेंट को फ्रेम कर करके, स्ट्रक्चर बना करके आपको पढ़ाया है। ठीक है, आइए चलते हैं, अब देखते हैं। तो ये जो था आपका, ये था मगध, जहां पर आपका मौर्य वंश हुआ करता था। तो बताया जाता है कि ये जो आपका एरिया है, ये आपका एरिया पाकिस्तान का हो गया, ये यहां से ये गुजरात, ये जो एरिया है आपका, ये पाकिस्तान हो गया। और प्यारे बच्चों, ये जो एरिया है, ये आपका अफगानिस्तान हो गया। और यदि मैं आपका और इधर चलता हूं तो ये आपका ईरान हो गया, ये आपका क्या हो गया? ईरान हो गया। और यदि मैं इधर चलता हूं आपके ऐसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आगे चल के सीरिया हो जाएगा, सीरिया। ठीक है,
ये आपका सीरिया हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि आपका जब मौर्य साम्राज्य था, जब आपका मौर्य साम्राज्य था भारत के अंदर, तो इस मौर्य साम्राज्य की जो सीमा थी वो आपकी कहीं ना कहीं सीरिया तक सीमा थी। कहीं ना कहीं इसकी जो सीमाएं थी वो सीरिया तक थी। इसने सीरिया तक जीत लिया था। ये सीरिया आपको पता होगा, जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर, आपने नाम सुना होगा, सेल्यूकस निकेटर से आपका युद्ध करके यहाँ के जो एरिया को जीता था। ठीक है, जो सिकंदर का जो एरिया था, ये सिकंदर यहाँ इसको जीत कर देकर गया था सेल्यूकस निकेटर को, लेकिन आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको जीत लिया था। इसमें से आपके जानकारी बहुत है सर, बहुत जानकारी, आपको बहुत डीप ले जा सकता हूं। यहाँ के आपके चार यहाँ के जो स्थान थे, या ये कहूं चार जो यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल थे, उनको आपका सेल्यूकस निकेटर ने किसको दे दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। और दो यहाँ जगह, एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था, दो ऐसे स्थल थे जिनको सेल्यूकस निकेटर ने किसको नहीं दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं दिया था। कौन कौन सा? एक बैक्टीरिया और एक पार्थिया। कौन कौन से थे बेटे? एक बैक्टीरिया और एक पार्थिया, दो ऐसे स्थल थे, एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था। तो इनको यहाँ पर नहीं दिया था। और ये जो बैक्टीरिया है, यही बैक्टीरिया आगे चलकर यहीं से हिंद यूनानी शासकों का जन्म होता है। यहीं से हिंद यूनानी शासकों का जन्म होता है। वो मैं अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से आपको बताने वाला हूं। बस आप कहीं भी क्लास को स्किप मत करिए, बस पूरी क्लास को लीजिए। तो कहीं ना कहीं यहां जब मौर्य साम्राज्य था तो यहां तक सीमाएं थी। अभी हमको इधर नहीं पढ़ना है। ये आपका पश्चिमी मध्य एशिया है, ये आपका चीन है, ये आपका चीन है। ये अभी आपको मैं एक एक चीज सिखाऊंगा कि कुषाण कहां से आए, शक कहां से आए, हिंद यूनानी कहां से आए, कुषाणों को वहां से क्यों धकेला गया, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। तो ये था आपका मगध। तो आपके जो मौर्य साम्राज्य के तो उत्तराधिकारी हुए थे, वो कौन हुए थे प्यारे बच्चों? मौर्य साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी हुए थे आपके, वो हुए थे शुंग। कौन हुए थे? शुंग हुए थे। और इनके जो बाद में हुए थे वो कौन हुए थे? वो कण्व हुए थे। कौन हुए थे? वो कण्व हुए थे। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? जो आपके मौर्य के बाद जो मगध में जो शासन था वो मौर्य का था, और मौर्य के जो उत्तराधिकारी वो शुंग हुए, शुंग के उत्तराधिकारी कण्व हुए, और कण्व के जो उत्तराधिकारी है वो आपका यहाँ जी ये जो आपका दक्षिण वाला स्थान है, ये प्रतिष्ठान। कौन सा है? प्रतिष्ठान। यहां पर कौन से हुए थे आपके मेरे प्यारे बच्चों? कौन से हुए थे? आपको याद होगा, बहुत अच्छी तरीके से मैंने हर एक चीज आपको सिखाई है, बहुत अच्छी तरीके से सिखाई है। यहाँ कौन से थे आपके? सातवाहन। कौन से थे मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ दक्षिण में आपका महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, यहाँ कौन थे आपके? सातवाहन थे। यहाँ कौन थे आपका? जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे कौन थे आपके? यहाँ पे थे आपके सातवाहन। अच्छी तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। और जो ये वाला जो एरिया था, ये यहाँ कौन सा वंश था? ये उड़ीसा है। और उड़ीसा में कौन सा वंश था आपका? चेंदी वंश था। उड़ीसा में कौन सा वंश था आपका? चेंदी वंश था। इसी चेंदी वंश का एक प्रतापी राजा हुए, कौन? राजा खारवेल। राजा खारवेल यहाँ के बहुत प्रतापी राजा हुए हैं, जिनका एक बहुत ही और सुंदर अभिलेख है, जो कि पहला संस्कृत का अभिलेख है। अब से पहले जो आपके अभिलेख हुए थे वो प्राकृत भाषा, आपका खरोष्टी लिपि, इनमें लिखे हुए थे। लेकिन पहला जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ, संस्कृत नहीं, ये आपका जो ये नहीं, आपका वो रुद्रदामन का था। सॉरी, गलती, माफी चाहूंगा, मैं आपको गलत जानकारी दे गया थोड़ी सी। वो रुद्रदामन का था। रुद्रदामन का था कौन सा? आपका जूनागढ़ अभिलेख। जो जूनागढ़ अभिलेख था वो रुद्रदामन का था। रुद्रदामन जो कि आपका कहां के शासक हुए थे? शक शासक हुए थे, जो कि आपकी उज्जैनी शाखा के थे। जो शक शासकों की 5 शाखाएं थी, उसमें जो दक्षिण में 2 शाखाएं आई थी, पश्चिम और दक्षिण में, जिसमें एक नासिक थी, एक उज्जैनी थी। तो उज्जैनी के जो प्रतापी राजा हुए थे वो हुए थे आपके कौन? रुद्रदामन। तो रुद्रदामन का पहला वो संस्कृत का अभिलेख था जो पहली बार संस्कृत में लिखा गया था। कौन सा था? जूनागढ़ अभिलेख था। माफी चाहूंगा मैं आपको बताने के लिए। तो चेंदी वंश का जो राजा हुए थे, राजा खारवेल हुए थे, और जो उनका आपका अभिलेख हुआ था, बहुत ही अभिलेख सुंदर है और आपसे आपकी परीक्षाओं में बना रहता है। हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है आपका? हाथी गुम्फा अभिलेख राजा खारवेल चेंदी वंश से संबंधित है। यदि आप यहां देखोगे,
यदि आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपका कौन सा वंश था, विष्णु कुंडिल वंश था। लेकिन हमको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना, जिनका इतिहास भी सर उनको उनका पढ़ा जाता है जिनका अपने आप में कोई वर्चस्व रहा हो। किसका, जिनका अपने आप में कोई वर्चस्व रहा हो उनको इतिहास में पढ़ा जाता है। यदि आपको अपने आप को इतिहास में पढ़वाना है, यदि आपको अपने आप को इतिहास में पढ़वाना है तो आपका अपना वर्चस्व होना चाहिए, आपका अपनी एक शक्ति होना चाहिए, अपने आपको एक शक्तिशाली बनाना चाहिए, तभी आपको इतिहास में याद किया जाएगा, तभी आपको इतिहास में याद किया जाएगा जब आपका कोई वर्चस्व होगा। तो यहाँ आपका विष्णु कुंडिल वंश था। प्यारे बच्चों, ये आपका केरल वाला एरिया है, और केरल में आपका कौन सा वंश था, केरल में आपका कौन सा वंश था मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका केरल है। और यहाँ था आपका कौन सा, चेर। यहाँ कौन सा वंश था मेरे प्यारे बच्चों, चेर। और यदि बात करूं यहाँ की, तो यहाँ कौन सा वंश था आपका, ये आपका तमिलनाडु वाला एरिया है। यहाँ पे दो वंश थे, यहाँ आपका था चोल, यहाँ था आपका चोल। और यदि मैं बात करूं यहाँ, तो यहाँ कन्याकुमारी वाले एरिया में यहाँ था आपका पांड्य। यहाँ कौन सा था, पांड्य वंश था मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आपका था पांड्य वंश। और ये इन तीनों को कंबाइंड क्या बोला जाता था, संगम वंश बोला जाता था। इन तीनों को क्या बोला जाता था, संगम वंश बोला जाता था। अब आपको एक चीज नजर आ रही होगी, और जो ये जब यहाँ प्रतिष्ठान सातवाहन जब यहाँ पर कमजोर हुए, सातवाहन जब यहाँ पर अब कमजोर हुए, तो कहीं ना कहीं जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है मालवा वाला और आपका नासिक वाला, तो यहाँ जगह आपका एक वंश हुआ था आभीर वंश। कौन सा वंश हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, आभीर वंश हुआ था, ठीक है। और यहाँ वाला जो एरिया है इसमें एक आपका वंश हुआ था इक्ष्वाक वंश। कौन सा वंश हुआ था, इक्ष्वाक वंश हुआ था यहाँ पर आपका, ठीक है। तो यहां से आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि जो आपका मौर्य साम्राज्य में, जो आपका मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत की स्थापना की थी, वो आपको बिखरी हुई नजर आ रही होगी, वो आपको बिखरी हुई नजर आ रही होगी। कहीं सुंग, कहीं कणव, कहीं सातवाहन, कहीं चेर, कहीं पांड्य, कहीं चोल, कहीं चेदी, कहीं इक्ष्वाक और कहीं आपका आभीर। तो सारा का सारा भारत क्या था, वो तितर बितर हो गया था, मतलब बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। और एक और चीज यहां से आपको समझनी है, वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि जितने भी ये राजवंश हुए ये कहीं ना कहीं आपका मध्य और दक्षिण भारत में हुए, मध्य और पूर्वी दक्षिण भारत में हुए। ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया पूरा का पूरा खाली पड़ा था, बिल्कुल खाली था, यहाँ पे कोई प्रतापी शासक नहीं था। तो यहां से आपको पता होगा आपके दो दर्रे, एक आपका जोजिला, एक जोजिला, एक दर्रा हो रहे हैं। तो यहां से जो आपका पाकिस्तान खैबर दर्रा, जोजिला और खैबर दर्रा, इन्हीं दर्रों से यहां पर प्रवेश किया जा सकता था, इन्हीं दर्रों से यहां पर प्रवेश किया जा सकता था भारत के अंदर। और कहीं से भारत के अंदर प्रवेश की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि ऊपर क्या थी, हिमालय रेंज थी, ऊपर आपकी हिमालय रेंज थी, इधर चीन था, तो और इधर से भारत में प्रवेश के लिए स्थान नहीं था। इधर से ही जितने भी आपके इतिहास उठाकर देख लेना, जितने भी आपके विदेशी आक्रमण हुए हैं सब इसी सिंध वाले साइड से ही हुए हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से ही हुए हैं। इसका सबसे मेन कारण था आपका ये दो दर्रे, ठीक है। अब कहीं ना कहीं जो सुंग वंश था उसकी जो सेना की जो कमांड थी वो इधर कैसी हो गई थी, कमजोर हो गई थी। इधर सुंग वंश अपने पूरे तरीके से इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो तभी क्या होता है, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहां जगह देखते हैं तो आपका ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में आपके कौन होते हैं, हिंद यवन शासक होते हैं। बैक्टीरिया में कौन होते हैं, हिंद यवन शासक होते हैं। अब थोड़ा सा यहां आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा और आपको बैक एंड पे लेके चलता हूं और थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं, बहुत मजा आएगा आपको, उम्मीद करता हूं। आपको पता होगा कि चीन की दीवार, जब आपकी चीन की दीवार बनने लगी थी, यहां ऐसे ऐसे जो आपका चीन के भारी आक्रमण को रोकने के लिए जो चीन की दीवार बनने लगी थी, तो यहां पे थे आपके कुषाण, यहां पर कौन थे आपके कुषाण। और जो ये सीरिया है, इसी को पहले क्या नाम से जाना जाता था, सिर दरिया।
इसको सिरदरिया को, सीरिया को ही सिरदरिया के नाम से जाना जाता था। प्यारे बच्चों, इस सिरदरिया में कौन रहा करते थे? आपके शक रहा करते थे। जो शक शासक थे वो यहाँ पर सिरदरिया में रहा करते थे। कुषाण पश्चिम मध्य एशिया में रहा करते थे। लेकिन एक जाति थी यहाँ पर, कौन जो कुषाण थे, ये किस जाति के थे? यूची जाति। किस जाति के थे? यूची जाति। ये एक छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपकी परीक्षाओं में बनते रहते हैं, जो आपकी परीक्षाओं में बनते रहते हैं प्यारे बच्चों, ये वो छोटे छोटे फैक्ट हैं। तो कुषाण किस जाति के थे? यूची जाति के थे। लेकिन आपने एक नाम और सुना होगा इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर एक और नाम सुना होगा, क्या? हूण। क्या? हूण। जो हूण शासक हुए थे, या हूण जाति जो थी, ये बड़ी खूंखार जाति थी। ये बड़ी ही खूंखार जाति थी आपकी हूण जाति। और जो ये कुषाण थे, ये भी मतलब एक जाति, यूची जाति थी। ये प्रॉपर जो निर्भर रहती थी वो शिकार पे, चरागाहों पे, इन पर निर्भर करती थी। ये डिपेंडेंट थे किसी और के ऊपर, शिकार के ऊपर, ऐसे ये डिपेंडेंट थे। ठीक है, तो हूण जाति भी आपका शिकार के ऊपर, चरागाह के ऊपर इधर उधर ट्रेवल करती रहती थी। लेकिन जब इनके ट्रेवल के लिए इधर ये बीच में आपका चीन की दीवार बन गई, तो अब ये इधर तो जा नहीं सकते, अब ये इधर तो जा नहीं सकते, तो अब ये क्या करते हैं? अब ये इधर पलायन करने लग जाते हैं। अब ये आपका किधर पलायन करने लग जाते हैं? मध्य पश्चिम एशिया की तरफ हूण पलायन कर जाते हैं। और जब ये मध्य पश्चिम एशिया में पहुंचते हैं, जब ये मध्य पश्चिम एशिया में पहुंचते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां जगह इनका सामना होता है कुषाणों से। यहां जगह इनका सामना होता है कुषाणों से, और कुषाणों को ये लफड़ा कर थपड़ा कर यहां से निकाल देते हैं कि अब तुम यहां से भागो और इसको खाली करो, तुम यहां से भागो और इसको खाली करो, यहां जगह राज हमारा होगा, यहां जगह राज हमारा होगा। और ये यूची जो जाति है, ये कबीलों में रहती थी, ये कबीलों में रहती थी। कौन? कुषाण। तो ये कुषाण क्या करते हैं? कुषाण यहां से अपना पलायन कर जाते हैं, कुषाण अपना यहां से पलायन कर जाते हैं, और ये पहुंचते हैं आपके सिरदरिया में। ये पहुंचते हैं आपके सिरदरिया में। सिरदरिया में पहले से ही कौन रहते हैं? शक रहते हैं। सिरदरिया में पहले से ही कौन रहते हैं? शक रहते हैं। और ये कुषाण जो है, ये इनसे ज्यादा शक्तिशाली थे। किससे? शकों से। और आके ये शकों को लपड़ाते हैं और ये कहते हैं कि अब तुम यहां से पलायन कर जाओ। इन्होंने इनको पलायन कराया, इन्होंने इनको पलायन कराया, इन्होंने आगे चल के किसी और को पलायन कर दिया। कुषाणों ने शकों को पलायन करा दिया, शकों को लपड़ाया, सिरदरिया से बाहर निकाल दिया। जब शक यहां से बाहर निकले तो शक पहुंचे कहां? शक पहुंचे आपके बैक्टीरिया वाले क्षेत्र में। शक पहुंचे आपके बैक्टीरिया वाले क्षेत्र में, बोले तो हिंद यवन शासकों के क्षेत्र में। हिंद यवन शासकों के क्षेत्र में पहुंचे और इन्होंने जाके क्या करा? इनको पीट दिया, इनको लपड़ा दिया, इनको बोला कि अब तुम यहां से खाली करो और निकलो यहां से बहुत जल्दी करके। तो यहां जगह से आपका जो दो शासक हुए थे आपके, मैं आपको बता चुका हूं, एक बैक्टीरिया में हुए थे यूक्रेटाइटस वंश, सॉरी डेमेट्रियस वंश, डेमेट्रियस वंश, ये हुआ था डेमेट्रियस वंश। और इसका संस्थापक कौन था आपका? स्टैटो प्रथम। स्टैटो प्रथम इसका संस्थापक हुआ था डेमेट्रियस वंश का। और जो आपका दूसरा वंश हुआ था, जो आपका दूसरा वंश हुआ था, वो कौन सा था आपका? यूक्रेटाइटिस वंश। यूक्रेटाइटिस वंश, ये हुआ था आपका दूसरा वंश। अब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका बैक्टीरिया है, तो मैं आपको बता चुका हूं, ये जो आपका पहले जो क्षेत्र था, ये आपका मौर्य ही क्षेत्र था। लेकिन इसमें आपका सेल्यूकस निकेटर के दो क्षेत्र रह गए थे, एक बैक्टीरिया और एक आपका यूक्रेटस। जो आपका यूक्रेटस हुआ था, उसी में यूक्रेटाइटिस वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, और आपका जो डेमेट्रियस था, ये हुआ था आपका बैक्टीरिया में। तो ये जो डेमेट्रियस था, जो आपका ये डेमेट्रियस था, सॉरी मैं आपको गलत लिख दिया है, स्टैटो प्रथम ये नहीं था इस वंश का संस्थापक। जो डेमेट्रियस वंश हुआ था, इसका संस्थापक ही डेमेट्रियस था, इसका संस्थापक ही डेमेट्रियस था। ठीक है, और ये अब क्या करता है, जब इसको दिखता है ये पीछे से इन पे प्रेशर बना और आपका शकों ने इनको लपड़ाया, तो क्या हुआ, इन्होंने ये वाला एरिया खाली किया।
ये वाला एरिया खाली किया और यहां तक ये आपका, ये आपको नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा घिचपिच हो गया है पर समझने की कोशिश करेंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां से ये बैक्टीरिया से पलायन कर कर और ये कहां पहुंच जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं आपके कहां पर, सियालकोट। सियालकोट, सियालकोट पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। सियालकोट पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और ये जो आपकी यहां बह रही है ये आपकी झेलम नदी है। और ये जो डेमेट्रियस था इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, सियालकोट को बनाया था। डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, सियालकोट को बनाया था। ठीक है बच्चों, लेकिन उसी समय क्या होता है, जब ये आपका यहां से बैक्टीरिया को खाली कर कर निकले आगे, सियालकोट पहुंच गए, तभी यहां पर आपका यूक्रेटाइटिस वंश उभर कर आया। तभी जब यहां पर ये खाली हुआ तो एक और शक्ति यहां पर उभर कर आई जिसका नाम था यूक्रेटाइटिस वंश। जिसका नाम था क्या, यूक्रेटाइटिस वंश, ये आपका उभर कर आया। ठीक है, तो ये जो आपकी झेलम नदी है, कौन सी, झेलम, झेलम, तो यहां से ये जो सीमा है इसमें जो विस्तार हुआ वो हुआ यूक्रेटाइटिस वंश का। और जो झेलम नदी से आगे तक कहूं तो आपका कहां तक, मथुरा तक, मथुरा और बोले तो कौशाम्बी तक, मथुरा, मथुरा तक आपका जो एरिया हो गया वो किसका हो गया, कहीं ना कहीं बैक्टीरिया या डेमेट्रियस का हो गया। ठीक है, डेमेट्रियस या बैक्टीरिया का हो गया यहां पर। ठीक है, मथुरा तक आपका जो एरिया हो गया था वो इनका हो गया था, इनकी राजधानी थी सियालकोट। अब पीछे से शक इनका पीछा कहां छोड़ने वाले थे, जब कुषाण यहां जगह पहुंच गए, शक यहां जगह पहुंच गए, तो अब आगे फिर से शकों ने हमला किया और अपना स्थान इधर बढ़ाने लगे, अपना एरिया इधर बढ़ाने लगे। कहा जाता है कि साथ साथ आपका शासन किया था, शक पहलवों ने भी किया था और आपका हिंद यूनानी और आपका किसने, हिंदी यूनानी और शकों ने भी साथ साथ शासन किया था भारत के अंदर। तो शक अब बढ़ने लगे, यहां से यहां पहुंच गए आपके कहां पे, बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया से बढ़ते हुए शक जो है आपके बढ़ते हैं, यहां से 5 शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं। शक यहां से आगे चलकर 5 शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिनमें से एक शाखा उनकी पंजाब जाती है, एक शाखा उनकी अफगानिस्तान जाती है, एक शाखा आपकी इधर उत्तर की तरफ जाती है और 2 शाखाएं आपकी पश्चिम की तरफ आती हैं। 2 शाखाएं आपकी पश्चिम की तरफ आती हैं और ऊपर की शाखाओं को हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे फिर कहा है, इतिहास उन लोगों का पढ़ा जाता है जिनका कुछ काम करा हो, जिसने इतिहास में कुछ किया हो, जिनका कोई वर्चस्व रहा हो। तो जो आपकी ये 2 शाखाएं थी, एक आपकी नासिक और एक यहां पे थी आपकी कौन सी, उज्जैनी। एक नासिक, एक आपकी उज्जैनी, ये 2 जो शाखाएं थी ये पश्चिम में चली थी और पश्चिम में आकर ये एक आपके दक्षिण में नासिक में और ऊपर एक मालवा क्षेत्र में आपका कहां चली गई थी, उज्जैनी के अंदर चली गई थी। तो इन दोनों को फिर हम पढ़ेंगे, शक के 5 में से इन दोनों को पढ़ेंगे। उसके बाद में हम फिर पहलों को पढ़ेंगे कि पहलों ने क्या किया था। उसके बाद में प्रॉपर हम कुषाणों को पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको मैपिंग के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है कि आखिर विदेशी राजवंश भारत में क्यों आए, इनकी सत्ता भारत में क्यों स्थापित हुई, मौर्योत्तर काल क्यों लड़खड़ाया, मौर्य काल क्यों लड़खड़ाया। मौर्य काल केवल और केवल इसीलिए लड़खड़ाया था, 261 में कलिंग युद्ध अशोक ने जो किया था उसमें बहुत रक्त बहा था, जिसको देखकर अशोक का जो हृदय था वो आहत हो गया और उसने क्या करा, भद्रबाहु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। भद्रबाहु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली और उसने कहा कि ये जो साम्राज्य है ये बहुत है, अब मेरे को किसी की मार काट नहीं करनी है। आपको पता होगा जो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में एक आपका बंदरगाह पड़ता है ताम्रपाली बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह पड़ता है, ताम्रपाली बंदरगाह पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसे होकर जाना पड़ता था व्यापार के लिए, ऐसे होकर जाना पड़ता था व्यापार के लिए, जो आपका इधर स्वर्णिम द्वीप से जो आपका इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा से जो आपका व्यापार होता था तो वो ताम्रपाली बंदरगाह से होता था। लेकिन
इसीलिए इसने कलिंग को जीता यहाँ पर आकर, क्योंकि अब ये व्यापार, पहले बहुत ज्यादा खर्चा आ जाया करता था ऐसे जाने के लिए, लेकिन अब वो व्यापार सीधे करने लगा, इसीलिए इसने कलिंग को जीता था। तो कहीं ना कहीं जो मौर्य काल लड़खड़ाया था वो अशोक के 261 जो ईसा पूर्व का जो आपका कलिंग का युद्ध था, उसके बाद में अशोक ने कोई युद्ध नहीं करा, कोई उसके बाद में खून खराबा नहीं करा और बहुत ही शांत प्रिय तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाया, बौद्ध धर्म को बहुत आगे बढ़ाया, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को बहुत ज्यादा इन्होंने प्रोत्साहन किया, उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, किसने? अशोक या मौर्य के शासन में, ठीक है। उसके बाद में मौर्य काल लड़खड़ाता नजर आता है। इसी परिस्थिति का फायदा उठाते हुए शुंग वंश की स्थापना होती है, जो कि आपका पुष्यमित्र शुंग कर देता है, और इसी सब को हम मौर्योत्तर काल के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन आपका जो अखंड भारत था, जो अखंड भारत था, वो आपका पूरी तरीके से विखंडित हो चुका था, आपका छोटे छोटे राजवंश में, छोटे छोटे कबीलों में बढ़ चुका था। इसी स्थिति का फायदा उठाया किसने? विदेशी राजवंशों ने। इसी स्थिति का फायदा उठाया विदेशी राजवंशों ने। विदेशी आपके हिंद यमन कभी भारत नहीं आते यदि उन पर ऊपर से प्रेशर ना बनता। हूण जाति कुषाण को ना भेजती, कुषाण शक को ना भेजते, शक आगे हिंद यूनानियों को ना भेजते। सारे के सारे कहीं ना कहीं घूम घूम कर यहीं आ जाते हैं, सारे के सारे घूम घूम कर कहां जाते हैं? यहीं पर आ जाते हैं। मैं आपको फिर से आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर आपका ये हिमालय रेंज थी, ये आपकी हिमालय रेंज थी, ऊपर जा नहीं सकते थे, ऊपर कुषाण थे, मध्य एशिया, तो ये सब इधर इस खैबर दर्रे से अंदर प्रवेश करते रहते थे। आपको बताया जाता है ये हम जो आपके हिंद यूनानी थे, इनका बिल्कुल मकसद नहीं था कि हम भारत को विजय करके या भारत पर चढ़ाई करके वहां जगह ही शासन करेंगे। पर क्या था कि जब ये आपका बैक्टीरिया को छोड़ा, इन्होंने बैक्टीरिया को छोड़ा, तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया इनके हाथ से निकल चुका था, कहीं ना कहीं बैक्टीरिया इनके हाथ से निकल चुका था। और यही क्रम हमें आगे देखने के लिए भी मिलता है, यही क्रम हमको आगे देखने के लिए भी मिलता है इतिहास में। जैसे कि आपका बाबर भारत आया था, बाबर का कभी यह उद्देश्य नहीं था, बाबर को भारतीय राजाओं ने ही आमंत्रित किया था, जिसमें आपका राणा सांगा का भी नाम आता है, राणा सांगा का भी नाम आता है। आपका बाबर को आमंत्रित में एक दो और राजा हैं, उनका भी नाम आता है। तो बाबर का कभी यह उद्देश्य नहीं था कि वो भारत में राज करेगा, उनका उद्देश्य यही था, जिन्होंने उनको बुलाया था बाबर को, कि बाबर आए, भारत को विजय करे, दिल्ली को विजय करे और उसकी सत्ता को हमको देकर चला जाए। लेकिन आपका क्या हुआ, जब बाबर आपका फरगना से आया, जब बाबर आपका फरगना से आया और दिल्ली उसने भारत विजय किया, तो उसको पता चला कि यह फरगना ही नहीं रहा, उसको पता चला कि यह फरगना ही नहीं रहा, तो अब बाबर कहां जाता? बाबर अब कहां जाता? तो इसलिए उसने क्या करा, भारत में शासन करना आरंभ कर दिया। तो उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों, जो हर एक चीज मैंने आपको समझाई है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आई होगी, हर एक चीज आपको समझ आई होगी। प्रतिष्ठान कहां था, चेर कहां था, पांड्य कहां था, ये दोनों जो वंश थे ये आपके तमिलनाडु के अंदर थे, ये जो वंश था आपका कहां था, केरल के अंदर था, ये उड़ीसा में था, ये महाराष्ट्र, दक्षिणी महाराष्ट्र में था, नासिक में था। इनके बाद में एक आभीर वंश हुआ है, यहाँ पे आपका एक विष्णु कुंडिल वंश हुआ था, और एक यहाँ जी के इक्ष्वाक वंश हुआ था, और भी एक दो वंश हुए हैं, छोटे राजवंश, जिनका हमको भारतीय इतिहास में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनका अपने आपे में कोई इतिहास नहीं रहता है, उनका अपने आपे में कोई इतिहास नहीं रहता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये क्लास। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार दें क्लास को, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, जहां तक आपसे हो सकता है, जहां तक आपसे पहुंचाया जा सकता है क्लास को लंबे से लंबे आप ग्रुपों में शेयर कीजिए। आपका ये शेयर करना, लाइक कमेंट करना ही हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। इसी तरीके से, इसी मोटिवेशन को हम रखते हुए आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बहुत सुंदर तरीके से आपको कंटेंट को प्रोवाइड कराता रहूंगा, हर हाल में कराता रहूंगा, आपकी तैयारी को बेहतर बनाता रहूंगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। ये आपके मौर्योत्तर काल के राजवंश रहे थे। अब इनको मैं एक एक राजवंश को बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।